गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द नेम इज राजीव टॉक्स। दोस्तों आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा फॉरेक्स मार्केट के बारे में या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में। ये होता क्या है, ये वर्क कैसे करता है, और ये जो वीडियो होने वाली है फुल्ली डिटेल्ड वीडियो होने वाली है। इसके अंदर हम बिगिनिंग से लेके एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे। और ये वीडियो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव उनके लिए होने वाली है जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल पे, जिनकी पीपीटी बनती है फॉरेक्स मार्केट या फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, या एग्ज़ाम्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में। तो उन सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस वाली वीडियो के अंदर छोटे से छोटा टॉपिक और बड़े से बड़ा टॉपिक कवर किया गया है। मीन्स बिगिनिंग से लेके एडवांस लेवल तक सारा कुछ कवर किया गया है, और वो भी सब कुछ हिंदी लैंग्वेज में। और जो कि इसके अंदर टेक्निकल लैंग्वेज होंगी, बट मैं उसको हिंदी लैंग्वेज में समझाऊंगा। और जो भी डेटा है वो मेरे थ्रू पूरी रिसर्च के बाद निकला है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस मैं आपको पहले बताता हूँ कि कौन से टॉपिक्स को मैं कवर करूँगा इस वाली वीडियो के अंदर। सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया में कि इंडिया में कैसे आया, कब आया, ये हमें नीड क्यों है इसकी इंडिया के अंदर ही। इंट्रोडक्शन दूंगा, बोनस नॉलेज। इसमें ये रहेगा कि आपको थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा कि ये कौन से तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं और कैसे कैसे इसमें आगे जा सकते हैं। मीनिंग जानेंगे, नीड क्या है इसकी, क्यों नीड है हमें, कितने टाइप्स के होते हैं, फंक्शंस क्या है इसके, फीचर्स क्या है, पार्टिसिपेंट्स क्या है, कौन-कौन इसके अंदर वर्क करता है, कितने-कितने कैरेक्टर्स हैं जो हर एक-एक चीज़ को सँभालते हैं, या एडवांटेजेस क्या हैं इसके और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। इस सारे टॉपिक्स को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, और जो भी मैं एग्ज़ाम्पल्स दूँगा, रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल दूँगा, और आपको अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप ईज़िली हर एक टॉपिक को कनेक्ट कर सकें और लॉन्ग टाइम तक आपके माइंड में ये चीज़ें रहें। सो गाइज़ हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। हमने 3 टाइप की मार्केट्स देखी हैं, इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट। इक्विटी मार्केट आपने हर्षद मेहता के सुना होगा, शेयर मार्केट जिसे कहते हैं। शेयर मार्केट में वही लोग आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हायर प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, और जो हायर लॉसेस को भी बेयर करना जानते हैं, रिस्क बेयरिंग जो पर्सन्स होते हैं। तो हर्षद मेहता का आपने देखा ही होगा, फुल डिटेल वो वेब सीरीज़ है। और इक्विटी मार्केट के स्पेसिफिक प्लेस होते हैं जो कि निफ्टी और सेंसेक्स है, मुंबई और दिल्ली के अंदर है। तो इनमें यार डिटेल नहीं करते हैं, बस ये है कि इक्विटी मार्केट के बारे में मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। एंड कमोडिटी मार्केट वो है जो कि हम गोल्ड का इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, सिल्वर का इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आजकल कॉपर का भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ये मैंने दोनों आपको ओवरव्यू दिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या-क्या है। तो इक्विटी मार्केट है और कमोडिटी मार्केट है। अब जो मेन टॉपिक है हमारा वो है करेंसी मार्केट। जो करेंसी मार्केट है वो है क्या? वो चीज़ देखते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ नॉर्मल लैंग्वेज में, या आप जो रोज़मर्रा में जो चलता है उसके बिहाफ़ पे आप कैसे ईज़िली समझ सकते हैं। करेंसीज़ चेंजिंग प्राइसेज़ मीन्स आप जब गूगल पे कभी सर्च करते हैं कि इंडियन करेंसी के हिसाब से डॉलर का क्या प्राइस है, $1 के हिसाब से इंडियन करेंसी कितनी है, तो आप देखते होंगे कि कभी 76 रुपीज़ है, कभी 30 पैसा बढ़ती है, 5 पैसा कम होती है, 30 पैसा बढ़ती है, कभी-कभी ₹1 बढ़ जाता है, ₹1 कम हो जाता है। तो जो करेंसीज़ की जो भी फ्लक्चुएशंस हो रही है अमाउंट्स में, वही जो होता है वो बोलते हैं करेंसी मार्केट, ठीक है? तो इसमें आपको और डिटेल करता हूँ। मिस जो भी फ्लक्चुएशंस हो रही है, आप देख रहे हो 5 पैसे, 10 पैसे, 30 पैसे, जो भी फ्लक्चुएशंस कम अमाउंट में हो रही है, तो कम अमाउंट में हो रही है, तो ये क्या हो रहा है कि कोई भी चीज़ कम अमाउंट में फ्लक्चुएट होगी, तो उसमें क्या होगा, प्रॉफिट भी कम होगा, तो लॉस भी कम होगा। तो इस चीज़ को लेके आज के टाइम में इंडिया में बहुत लोग इस चीज़ से अवेयर नहीं है कि ये एक अ, वैसी मार्केट है जिसमें कि आप अच्छा अर्न कर सकते हो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है? तो ये लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। तो आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, और डिटेल में आपको क्लियर होगा कि ये वर्क कैसे करता है, ठीक है? हाउ करेंसी मार्केट वर्क्स लाइक, मुझे यूएस जाना है बट मैं इंडिया के अंदर हूँ, और मुझे इंडियन करेंसीज़ तो वहाँ पे चलेगी नहीं, और यूएस में यूएस करेंसीज़ चलेगी, क्योंकि अपनी नेशंस की करेंसी अपनी नेशन में ही चलती है। तो मैंने 1 लाख रुपीज़ लिए, और मैं अ, एयरपोर्ट पे चेकिंग में सेक्शन में गया, वहाँ पे जाके बोला कि मेरे को ये एक्सचेंज कर दो 1 लाख रुपीज़। तो उन्होंने 1 लाख रुपीज़ को एक्सचेंज कर दिया, जो कि मुझे $1351 दिए।
$1351 उन्होंने जब मुझे दिए, तो फिर मैं गया यूएस में, शॉपिंग वगैरह सारे कुछ करी मैंने। पर वो जो शॉपिंग सब कुछ करी वो मेरी कंपनी के थ्रू हुआ था, क्योंकि हम सब भाई मान लो यूट्यूबर ही है, तो यूट्यूबर की जो भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारी कंपनी के थ्रू ही देख लेते हैं, ठीक है? तो वो सारा कुछ स्पॉन्सर्ड होता है, सब कुछ हमारी फैसिलिटीज़ हमें मिल गई। शॉपिंग फैसिलिटीज़, रेंटल फैसिलिटीज़ और जो भी होटल्स वगैरह सब कुछ मिल गया। तो हमारा जो 1 लाख रुपीज़ का जो 1351 डॉलर था वो सेफ रह गया। वापस मैं इंडिया आया तो मैंने वहाँ पे अ उसको वापस चेंज करा, तो देखा तो मुझे यार 1 लाख रुपीज़ जब मैंने शुरू में दिए थे, तो मुझे वापस से मुझे इंडियन करेंसी में 1351 डॉलर का 1,02,702 रुपए मिले। तो मैंने देखा यार यहाँ पे 2,702 रुपए तो ज़्यादा मिल गया। तो ये ऐसा क्यों हुआ? मैंने काउंटर से पूछा कि ऐसा क्यों? उन्होंने बोला कि जब आपने एक्सचेंज कराया था 3 हफ्ते पहले, तो उस टाइम पे जो करेंसी का प्राइस था 74 रुपीज़ था, एज़ कंपेयर टू डॉलर। 1 डॉलर इक्वल्स टू 74 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी, ठीक है? तो आज की डेट में वो 76 हो चुका है, जिसके बिहाफ़ पे आपको 2700 ज़्यादा मिला। तो आपने ये देखा कि 2,000 रुपए बढ़े, तो ये जो बढ़ रहा है, उसी को कहते हैं करेंसी मार्केट या फ़ॉरेन एक्सचेंज मार्केट। तो ये बढ़ता भी है, घटता भी है, समझ रहे हो? तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अब मैं आपको बताऊँगा हाउ कैन फीड। गाइज़ ये वीडियो स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, सिर्फ़ ये वीडियो में मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए समझाया है, क्योंकि मैंने जो रिसर्च करी तो मेरे को सबसे बेस्ट यही मिला, ऑक्टा एफएक्स। इसके अंदर मैं आपको बता दूँ, उसके अवार्ड्स देख लो आप, वर्ल्ड फाइनेंशियल अवार्ड्स है। बेस्ट 2020 का ऑक्टा एफएक्स इस अवार्ड मिला है, बेस्ट ब्रोकर अवार्ड भी इसी को मिला है, और क्रिप्टो करेंसी बेस्ट अवार्ड, फॉरेक्स ट्रेडिंग बेस्ट अवार्ड्स। और जाके इसकी ऑफ़िशियल वेबसाइट्स पे भी जाके आप चेक कर सकते हो, इसके बहुत सारे अवार्ड्स हैं। यार एक तरीके से नंबर 1 यही है, और इसमें मैं आपको ऑक्टाफ्लेक्स ट्रेडिंग चार्ट दिखा देता हूँ, जिसमें कि आप देख सकते हो एक साइड ग्रीन है, एक साइड ऑरेंज है। ग्रीन मतलब कोई भी चीज़ सेल हो रही है और ऑरेंज बाय हो रही है। तो ये इस तरीके से इसका ग्राफ चलता है, सारा कुछ टेक्निकली होता है, ऑनलाइन होता है, और 24 आवर्स तक ये ओपन रहता है। आप कभी भी किसी भी टाइम पे एंटर होके ट्रेडिंग कर सकते हो। ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ठीक है? और इसके साथ-साथ आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो, और इसमें मोबाइल ऐप्स भी आते हैं, और अपना दूसरा लैपी पे भी, अपने सिस्टम पे भी वर्क कर सकते हो। इसको ज़्यादा डिटेल नहीं करते हैं, अब चलते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है क्या? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज़ ऑल्सो नोन एज़ फॉरेक्स मार्केट, करेंसी ट्रेडिंग मार्केट, एफएक्स। जैसा मैं स्टार्टिंग होता है, फॉरेक्स मार्केट के नाम से भी जानते हैं, करेंसी मार्केट के नाम से भी जानते हैं, और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के नाम से भी जानते हैं इसको। और इसमें होता क्या है कि जो करेंसीज़ होती है उनकी बाइंग एंड सेलिंग होती है। जैसे गुड्स की होती है ना बाइंग एंड सेलिंग, वैसे ही करेंसीज़ की भी बाइंग एंड सेलिंग होती है। और इसका कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं होता है, जैसे कि सीपी में कोई प्लेस है, कपड़े बिक रहे हैं, तो वैसा कुछ सीन नहीं है। इसका जो भी होता है कोई स्पेसिफिक प्लेस भी नहीं है, कोई जैसे कि सेंसेक्स और निफ्टी का तो दिल्ली और मुंबई में है। तो इसका नहीं है, इसमें क्या है कि सारा कुछ होता है वो टेक्निकली होता है। जो भी इसमें चीज़ें हो रही होती हैं वो एक इलेक्ट्रॉनिक वे में होता है, सारा कंप्यूटर पे होता है। इसका कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है, और इसके अंदर आप किसी भी करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हो, किसी भी नेशन की कंट्री में, ठीक है? तो आप ये तो समझ में आ चुका होगा कि फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है, ठीक है? और अब बात करते हैं फॉरेक्स मार्केट पार्टिसिपेंट्स। इसके पार्टिसिपेंट्स कौन से होते हैं? फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स जो डीलिंग करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स जो बीच में कमीशंस खाते हैं, बैंक बैंक और सेंट्रल बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स, ये सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हैं। ये डिटेल्ड में सारे पॉइंट्स को मैं आगे वीडियो में आपको एक स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। फॉरेक्स स्पेकुलेटर्स एंड आर्बिट्रेटर्स, ये भी दोनों चीज़ें होती हैं। इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स इन इंटरनेशनल मनी एंड कैपिटल मार्केट, फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस, इंडिविजुअल ट्रेडर्स। इन सब पॉइंट्स को आगे डिटेल में करेंगे। ये सब इसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो मिलके एक फॉरेक्स ट्रेड को चलाते हैं, और इसके अंदर आप इजीली हर एक चीज़ से क्लासिफाई कर सकते हो अपने
काम को, मीन्स हर कोई इसके अंदर एंटर कर सकता है। जिसको ज़्यादा नॉलेज है वो भी, जिसको नॉलेज नहीं है वो भी, या जिसको रिस्क बेयर करना पसंद है वो भी, या जिसको रिस्क बेयर करना पसंद नहीं, प्रॉफिट ही लेना पसंद है वो भी, ठीक है। तो मतलब हर एक टाइप का इंसान इसके अंदर एंटर करके अपनी ट्रेडिंग शुरू कर सकता है। ट्रेड इन वर्ल्ड करेंसी, जैसा मैं बताया मैनी करेंसीज में यू हैव टू इन्वेस्ट मैनी करेंसीज, ठीक है। यूएस डॉलर्स, पॉन्ड्स और रूबीज, इन सब चीज़ों में अलग अलग आप कर सकते हो ट्रेडिंग। शेयर मार्केट की तरह होता है, बट ये पूरा शेयर मार्केट नहीं होता, बिकॉज ऑफ इसके अंदर उसका कोई फिजिकल प्लेस नहीं होता जैसा कि शेयर मार्केट में होता है। और ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट डिटरमाइन करता है दो फैक्टर्स पे, दो फोर्सेस होते हैं जो कि डिमांड एंड सप्लाई होती है। डिमांड एंड सप्लाई, हर कंट्री के जो भी कंट्री की जितने भी करेंसीज में चेंजेस आते हैं वो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे आते हैं। किसी भी कंट्री की गुड्स एंड सर्विसेज हाई जाती हैं तो उसके प्राइसिंग बढ़ने लगती है, तो उसी बिहाफ पे डिमांड एंड सप्लाई वर्क करती है, जो कि इकोनॉमिकली देखा जाता है, ठीक है। तो सबसे मेन फैक्टर यही करता है जो कि डिमांड एंड सप्लाई है, और इकोनॉमिक में आपने सबने इसको पढ़ा ही होगा। यूजुअली देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन करेंसीज which are traded converted exchanged in foreign exchange market, जो कि इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फॉरेन करेंसीज होती हैं जो कि ट्रेड करती हैं, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा इनके नेटवर्क्स होते हैं। और इसी को एक्सचेंज मार्केट भी कहते हैं, ठीक है। कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आपने कोई चीज़ें चीज़ें नहीं, करेंसीज को सेल एंड परचेज किया, उसी को एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं। Foreign exchange market helps in international trade and investment because forex market provide us the currency of another nation. ये हमें इंटरनेशनल लेवल तक जाने का मौका देती है, जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपने ही पैसों को अच्छे से इंक्रीज कर सकते हैं। और इसमें क्या बोला है, बेंचेस करेंसी ऑफ अनदर नेशंस। तो एक चीज़ आप इसमें नोटिस करना, जब भी आप किसी भी कंट्री में अपनी चीज़ें को इन्वेस्टमेंट करोगे तो उस टाइम पे कंट्री का बहुत हाथ देना बहुत ज़रूरी होता है। मीन्स उसका एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी या उसके जो चीज़ें होती हैं वो रखना ज़रूरी होता है। जैसा कि एलपीजी में बोला गया था, ग्लोबलाइजेशन वाली जो पॉलिसी थी उस वाले में, तो उसमें बोला गया था कि आप फ्रीली ट्रेड कर सकते हो गुड्स एंड सर्विसेज का। क्यों? क्योंकि हमें अपनी कंट्री की ग्रोथ बढ़ानी है, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो हमारा ट्रेडिंग के लिए है, फॉरेक्स ट्रेडिंग, इसमें भी हेल्प करा। तभी हम इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं और इंटरनेशनल लेवल तक अपनी कंट्री की करेंसीज को भेजेंगे, तभी तो वहाँ से कोई चीज़ आएगी और हमारी बॉन्डिंग अच्छी बनेगी और हम और अच्छी इकोनॉमिकली और फाइनेंशियली ग्रोथ करेंगे। वर्ल्ड वाइड मार्केट विद कनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली, ये सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक कनेक्ट होता है, कोई भी इसका फिजिकल प्लेस नहीं होता। और आप किसी भी टाइम 24 आवर्स के अंदर कभी भी आके, रात के 2 बजे, सुबह के 9 बजे, जब भी कभी आना है आके आप एंटर कर सकते हो और अपना जो भी कुछ परचेज कर सकते हो करेंसीज, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ लार्ज मार्केट फॉर ट्रेडिंग, और वी कैन से दैट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज ग्लोबल मार्केट फॉर ट्रेडिंग। वही बात है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। आपको एक फैक्ट की बात ये बताता हूँ कि जितना भी शेयर मार्केट पूरे 30 दिन के अंदर जितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम होता है, उससे कहीं ज़्यादा इसका होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग का, ठीक है। और जो दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, इंडिया के अंदर कुछ जगहों पे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई। ऐसा नहीं है कि वो स्पेसिफिक जैसे सेंसेक्स वगैरह है वैसा नहीं है, है वहाँ पर, बट वहाँ पे प्रॉपर वे में वर्क नहीं होता, वर्क सारा टेक्निकली होता है ऑनलाइन, ठीक है। तो इस तरीके से ज़्यादा हैवी वर्क नहीं होता, जैसे कि और चीज़ों में होता है कि वहाँ पे जैसे कि पूरे एम्प्लॉयज़ होते हैं, भाग-दौड़ लगी रहती है, ऐसा कुछ नहीं होता है, एक नॉर्मल सारा कुछ सिस्टम पे वर्क होता है। एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ द एफर्ट्स ऑफ आरबीआई, आरबीआई के एफर्ट्स से बहुत सी जगहों पे खोले गए, और क्योंकि लोगों को और भरोसा हो और लोग इसमें इन्वॉल्व हो और इन चीज़ को करना सीखें,
कोचीन, कोच्चि, बैंगलोर, अहमदाबाद, गोवा इन सब जगहों पे इनको और शुरू किया गया और आरबीआई के बहुत सारे एफर्ट्स के बाद ये नए जगहों पे इनके सेंटर्स को मर्ज किया गया, जिससे कि फॉरेक्स मार्केट को और स्ट्रॉन्ग हो और इसको लोग जानें और इसमें इन्वेस्टमेंट करें। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। अब थोड़ी हिस्ट्री की बात आती है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंडिया में कब आया। फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है इंडिया के अंदर 1978 में ये स्टार्ट हुआ था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अलाउ किया था और इसमें सबसे ज़्यादा मेन रोल जो प्ले करता था वो बैंक्स का था, जो कि बैंक्स इसके अंदर कॉमर्शियल बैंक हो गए या कॉर्पोरेट्स बैंक्स हो गए, सेंट्रल बैंक हो गया, ये सारे बैंक्स इसके अंदर इंक्लूडेड थे, जो कि इसमें बहुत हेल्प प्ले करते थे किसी भी इसको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि हम ग्लोबली जा सकें, अपनी कंट्री की करेंसीज़ को सेल एंड परचेज़ कर सकें और हायर ग्रोथ के लिए। तो इसके अंदर जो एग्ज़ीक्यूटिव पावर होती है, सारी ट्रांज़ैक्शनल पावर्स जो भी होती है, उस टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ली थी और इसके बिहाफ़ पे आज ये बहुत ही स्ट्रॉन्गली चल रहा है। इसी को फ़ॉरेन एक्सचेंज कहते हैं और नियरली 70% से ज़्यादा ट्रेडिंग फ़ॉरेन एक्सचेंज में की जाती है आज। 70% से ज़्यादा, बट लोगों को उतना इसके बारे में अवेयर नहीं है। लोग इसलिए अवेयर नहीं हैं, लोग सोचते हैं कि कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमा लें, जो कि शेयर मार्केट में होता है। इसमें इसलिए इतना नहीं है क्योंकि आप लोग देखते हो रोज़ इतनी कम फ्लक्चुएशंस आती हैं इसके अंदर क्या कहते हैं करेंसीज़ में, तो जो प्रॉफ़िट कम होगा तो लॉस भी कम होगा, तो वही चीज़ है। पर शेयर मार्केट में आपको पता है आज शेयर कहाँ था, कल कितना अप डाउन हो गया। आज आप ज़मीन पे थे, कल आसमान में, मतलब शेयर का बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ जाता है। जो कि शेयर मार्केट के कुछ दिग्गज लोग हैं जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, इंडिया का वॉरेन बफेट भी इनको बोलते हैं। तो ऐसा होता है कि जिसको कम टाइम में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा अर्न करना है वो शेयर मार्केट जाता है। बट आपको ऐसा स्टूडेंट्स के लिए सबसे बेटर है या और भी लोगों के लिए बेटर है ये ट्रेडिंग करना फॉरेक्स के अंदर, जिससे लॉन्ग टाइम में आप अच्छा इन्वेस्ट करके अर्न कर सकते हो और इसमें भी अच्छा खासा आप अर्न कर सकते हो। नीड फॉर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया। हमें नीड क्यों पड़ी? क्या ज़रूरत है कि इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज को खोलना चाहिए? देखो हमें ज़रूरी है नीड, क्योंकि हमें फॉरेन एक्सचेंज चाहिए। हम गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड करना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, तो उसके लिए हमें करेंसीज़ को सेल एंड परचेज़ करना पड़ेगा। तो हमारी कंट्री एक हायर ग्रोथ पकड़ेगी, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होगी। तो इन सब चीज़ों के लिए इंडिया के जो सेंट्रल बैंक्स है या जो भी गवर्नमेंट है, उन सब ने इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया और लोगों को कहा कि इस पे आप इन्वेस्टमेंट करो। जैसे इसमें लिखा है foreign exchange market also facilitate the flow of capital invested among countries. Foreign exchange market provides business sectors. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्रोवाइड कर सकता है बिजनेस सेक्टर्स को, जैसे कि आप इंडिया में कोई इसकी ब्रांचेस लगाते हो तो वहाँ पे आप लोगों को वर्क दे सकते हो, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हो। तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी क्योंकि लोगों इसके बारे में सीखेंगे, टेक्निकली वर्क करेंगे और इसमें और बढ़ावा मिलेगा, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, लोगों को इन्वेस्टमेंट करने का तरीका ही पता चलेगा। तो इस तरीके से इस चीज़ में हम एक तरीके से बिज़नेस सेक्टर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। As Indian business move to the globe among with globalization of trade and free movement of services. When nations import and export goods and services, they also need to exchange domestic currency for foreign currency. Thus, foreign exchange market become necessary in India. जो इंडियन बिज़नेस होते हैं वो ग्लोबली मूव करते हैं। जैसा मैंने बताया एलपीजी जब लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे बोला गया था कि ग्लोबलाइज़ेशन लेवल पे आप अपनी गुड्स एंड सर्विसेज़ को सेल एंड परचेज़ करो, जिससे कि अपनी कंट्री की ग्रोथ हो। जो कि फ्रीली आप ट्रेड करो, जितना हो सके उतना फ्रीली ट्रेड करो, क्योंकि जितना हम लोगों से जुड़ेंगे उतना ही हम आगे इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है? तो इस तरीके से किया गया। तो इसी को लेके ही हमने इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट किया गया, डोमेस्टिक लेवल से शुरू किया, डोमेस्टिक करेंसी से शुरू किया और जाके फिर धीरे-धीरे इसको इंक्रीज़ करते-करते हर एक लेवल तक जा रहा है। मीन्स कुछ पहले कंट्रीज़ में था, फिर धीरे-धीरे सारी कंट्रीज़ इसमें मर्ज होने लगी, लोगों को फ़ायदा दिखने लगा, समझ में आने लगा कि इसमें बेनिफिट्स क्या हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है इंडिया के अंदर, लोगों को एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी और लोग ज़्यादा जानेंगे, समझेंगे कि टेक्निकली वर्क कैसे होता है और इन्वेस्टमेंट
कैसे की जा सकती है। टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट। सो गाइस, स्पॉट और फॉरवर्ड में फर्क क्या है? स्पॉट मार्केट, a spot market is the immediate delivery market, representing that segment of the foreign exchange market where in this transaction sale and purchase of currency are settled within 2 days of the deal. That is, when the sellers and buyers close their deals of a currency within 2 days of their deal is called a spot transaction. मीन्स जो स्पॉट मार्केट होती है, स्पॉट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ ऑन द स्पॉट करना। तो वहीं से लेके ये वर्ड से शुरू हुआ है कि इसके अंदर आपको कोई भी कंट्री की करेंसीज़ को परचेज़ करना है, तो आप परचेज़ कर सकते हो। जो भी उसमें एग्रीमेंट, जो भी पेपर वर्क होगा, वो 2 दिन के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। जिसको T2 के नाम से भी जानते हैं, मतलब 2 डेज़ T2। और जैसे कि T3 भी होता है। मान लो आपका 2 डेज़ के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ, तो T3 के अंदर कंफर्मली कंप्लीट हो जाएगा। उससे ज़्यादा वो एक्सटेंड नहीं हो सकता, ठीक है? तो ये चीज़ें इसमें देखी गई है। इन्हीं सब चीज़ों को स्पॉट मार्केट कहते हैं। Thus, a spot market constitute the spot sale and purchase of foreign exchange. The rate at which the transaction is settled is called a spot exchange rate. It is the prevailing exchange rate in the market. इसमें यही होता है कि जो आप सेल एंड परचेज करते हो अपनी ट्रांजैक्शंस को, इन सबको जो भी थोड़ा बहुत भी फ्लक्चुएशंस आता है, वेरिएशन आता है अमाउंट में, उसको स्पॉट एक्सचेंज रेट कहते हैं। फॉरवर्ड मार्केट क्या होती है? द फॉरवर्ड मार्केट The forward exchange market refers to the transaction, sale and purchase of foreign exchange at some specified date in the future, usually after 90 days of the deal. That is, when the buyer and seller enter into a contract for the sale and purchase of foreign currency after 90 days of the deal at a fixed exchange rate agreed upon now. It's called a forward transaction. फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन का देसी भाषा में बताऊं आपको, तो मीन्स इसका यही होता है कि कोई भी फ्यूचर की मान लो 3 महीने बाद का मुझे कोई एग्रीमेंट करना है। मीन्स 3 महीने बाद जितने भी इन्वेस्टमेंट टाइम के अंदर, आज से 3 महीने बाद कोई चीज़ मैंने फिक्स कर दी। आज किसी डॉलर, मान लो डॉलर का प्राइस 73 रुपीज़ है। इसी बिहाफ पे मुझे 3 महीने बाद मेरे को अपना इंटरेस्ट या जो भी इन्वेस्टमेंट का जो भी प्रॉफिट होगा, वो मुझे मिल जाना चाहिए। तो ये जो चीज़ होती है फॉरवर्ड मार्केट कहते हैं। मीन्स फ्यूचर में जो होने वाला है वो पहले ही आप फिक्स्ड कर लो, ठीक है? तो ये जो टाइम पीरियड होता है, ये 90 डेज़ का होता है। 90 दिनों तक के लिए आप ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हो। मीन्स 90 दिनों का आप एग्रीमेंट बनता है नॉर्मल, जो ऑफ़िशियली इन्होंने रिलीज़ कर रखा है। और आपको और एक्सटेंड करना है, 3 महीने 90 डेज़ होते हैं ना, तो 3 महीने से आपको 6 महीने करना है या 1 साल तक करना है। तो उसके लिए आप अपना लॉयर के थ्रू या जो भी इसके डीलर्स होते हैं, उसके थ्रू आप अपना एक एग्रीमेंट बनवा सकते हो कि हमें और एक्सटेंड करना है, और पेपर वर्क होता है, उसके बाद आप एक्सटेंड कर सकते हो। Thus, the forward markets constitutes the forward transactions in foreign exchange. The exchange rate at which the buyers or sellers settle the transaction in the forward market is called a forward exchange rate. जो भी इसमें भी सेटल करने में, जो भी इसके बायर्स एंड सेलर में जो भी ट्रांजैक्शंस होती है, अप डाउन चीज़ें होती हैं, उन सब चीज़ों को ये फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट बोल देते हैं। मीन्स वही है कि कोई भी चीज़ें जो भी चेंजेस होते हैं, आपने कोई चीज़ फिक्स्ड करी आज इतने पे, और वो फ्लक्चुएट होते-होते ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, बट आपने फिक्स्ड कर रखी है। तो जो फ्लक्चुएशंस को रोकना, या जो फॉरवर्ड मार्केट का काम ये होता है, जो भी चीज़ें चेंजेस होती है, उसको फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट के कहते हैं। फंक्शंस, ऑपरेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फंक्शंस क्या हैं? 3 फंक्शंस होते हैं इसके अंदर: ट्रांसफर फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन, हेजिंग फंक्शन। सो गाइस, जो इसके अंदर ट्रांसफर फंक्शन होता है, द बेसिस एंड द मोस्ट विजिबल फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज द ट्रांसफर ऑफ फंड्स, फॉरेन करेंसी,
from one country to another for the settlement of payments. It's basically includes the conversion of one currency to another, where in the role of forex is the transfer the purchasing power from one country to another. मीन्स ये है कि ट्रांसफर फंक्शंस का मतलब ये होता है मुझे यूएस की करेंसी डॉलर खरीदनी है हायर अमाउंट में, तो जो भी मैं अमाउंट से कुछ चीज़ खरीद के अमाउंट ट्रांसफरिंग करता हूँ, वो सब चीज़ें ट्रांसफर फंक्शंस में आती हैं। जिसमें कि मैं कोई चीज़ परचेज़ भी कर रहा हूँ, उसके साथ मैं कुछ अमाउंट देता हूँ उसके देना तो पड़ेगा ही, जो चीज़ हम सर्विस ले रहे हैं, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज़ हम ले रहे हैं, उसके सेटलमेंट में जो भी हम पेमेंट करेंगे, उसको जो भी कन्वर्शन होता है, उसको बोलते हैं ट्रांसफर फंक्शन। और इसमें सारी जो परचेजिंग पावर होती है वो एक कंट्री से अनदर कंट्री होती है। मीन्स यूएस वाला कोई इंडिया से सामान खरीदना चाहता है तो यूएस पे पावर है, वो अपने पैसे दे के चीज़ें ले सकता है, या इंडिया से कोई चीज़ यूएस में खरीदा जाता है तो यू इंडिया वाले के पास पावर है। मतलब हर एक कंट्री के पास अपनी पावर होती है चीज़ों को परचेज एंड सेल करने के लिए। ठीक है? जैसे कि एग्ज़ाम्पल है, इफ द एक्सपोर्टर ऑफ इंडिया इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम द यूएस and the payment is to be made in dollars, then the conversion of the rupee to the dollar will be facilitated by forex. The transfer function is performed through a use of credit instrument such as bank drafts, bills of foreign exchange and telephone. इसमें वही है कि आप एक एक्सपोर्टर हो, इंडिया से आपको इंपोर्ट करनी है कोई चीज़ यूएस से, तो आप दोनों में बस एक टेक्निकली ऑनलाइन बेसिस पे आप जानते हो, बट आप दोनों को फेथ नहीं है। मीन्स इंडिया से मान लो मैंने कोई चीज़ भेजी, सामान भेजा और उसने यूएस वाले ने सामान ले लिया बट पैसे नहीं दिए। ये यहाँ पे रिस्क है ना। अब मान लो इंडिया वाले को रिस्क हो गया। अब इंडिया वाले ने बोला कि मुझको पहले तुम पैसे दो फिर मैं सामान बेचूँगा। तो यूएस वाले ने इसको पैसे दिए और फिर उसने सामान ना भेजा, तो यूएस वाले को रिस्क है। तो दोनों पार्टी अपनी जगह सही है, दोनों को रिस्क हुआ क्योंकि आज के ज़माने में कोई इतनी प्रायोरिटी नहीं है कि कोई किसी का साथ दे। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या हुआ कि बैंक्स आते हैं। यूएस बैंक आया और एक जिस कंट्री में चीज़ें ट्रेडिंग कर रहे हैं, उस कंट्री की बैंक और अपनी कंट्री की बैंक दोनों मर्ज होती हैं। उसके बाद जो भी वर्क होता है, वो होता है। जैसा कि अभी डिटेल कहूँगा इस टॉपिक को भी, जिसमें कि बैंक ड्राफ्ट बहुत इम्पोर्टेंट करता है, फिर बिल्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आता है और टेलीफोन ट्रांसफर सर्विसेज़ जो कि बहुत फास्ट सर्विसेज़ होती हैं। क्रेडिट फंक्शन Credit function between two nations is possible through foreign exchange markets to promote foreign trade. क्रेडिट फंक्शन का मतलब ये होता है कोई भी चीज़ है स्ट्रॉन्ग तभी होती है या वो अच्छी तभी रहती है जब उनकी फेथफुलनेस उसमें बहुत ज़्यादा हो, वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो, रिलायबल हो। तो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर और इंटरमीडिएटर, एक्सपोर्टर समझो इंडिया वाला है, इम्पोर्टर उसी एग्जांपल को लेके चलते हैं, इम्पोर्टर अपना यूएस वाला है। मैंने कोई सामान भेजा और उसने पैसे नहीं दिए, मेरे को रिस्क है। उसने पहले पैसे दे दिए और मैंने सामान नहीं दिया, तो उसको भी रिस्क है। ठीक है? ये चीज़ है। तो इस सब रिस्क को दूर करने के लिए हर एक कंट्री का यूएस का एक बैंक आता है और इंडिया बैंक, दोनों मर्ज होते हैं और दोनों में एक एग्रीमेंट बनता है कि इतने प्रोडक्ट्स या इतनी सर्विसेज यहाँ से गई है और यहाँ से इतनी जो पैसे की पेंडिंग है वो है। मीन्स कि यूएस वाले ने गुड्स भेज दिए और वो जो पैसे देने थे इंडियन वाले को, तो वो बैंक में चले गए और बैंक के थ्रू ऑटोमेटिकली वहाँ से यूएस बैंक में क्या यूएस बैंक से उसके पास पहुँच गए। सब कुछ लीगली हो रहा है और सर्विस के साथ भी ऐसा ही है। तो इसी में क्या होता है कि एक रिलायबिलिटी आती है और इस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज अच्छे से वर्क करता है। तो इसी को क्रेडिट फंक्शन कहते हैं। और इसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की चीज़ें भी होती हैं और इसमें जो मेन रोल प्ले करता है वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज करता है, जो बैंक करता है, जो इंटरमीडिएटर बैंक होता है। और इसमें मोस्टली 3 मंथ्स के लिए होता है, जो कि 90 डेज़ के लिए होता है। उसके बाद आपको एक्सटेंड कराना है तो आपको एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको देखो, देन उसके बाद वो भी कंप्लीट हो जाता है। बैंक कन्वर्ट द
currency of one nation into another nation with the help of forex trade. हेजिंग फंक्शन। हेजिंग का मतलब होता है कोई चीज तुम्हें सेव कर रही है, ठीक है, हेजर। तो इट इज द फंक्शन ऑफ फॉरेक्स मार्केट टू हेज द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। जो फॉरेन एक्सचेंज में जो भी वेरिएशंस आते हैं, चेंजेस आते हैं अमाउंट में, तो उसका रिस्क होता है। आज आपने कोई चीज़ 70 की खरीदी, कल जाके वो 65 की हो गई। तो इन सब रिस्क को जो बेयर करने वाला होता है वो हेजिंग फंक्शन आता है, उसके अंडर ये होता है। अंडर दिस एक्सचेंज रेट इज लॉन्च टुडे फॉर द फ्यूचर डेट इज ट्रांजेक्शंस। आज कोई चीज़ 70 की है, कल 64 की हो गई, तो इन सब चीज़ों की, जैसे मैंने अभी बताया, तो इन सब चीज़ों की जो लॉन्च डेट होती है, उससे फ्यूचर डेट में जो भी ट्रांज़ैक्शन होनी है, तो उसमें क्या फ्लक्चुएशंस आएगी या रिस्क बियर कैसे किया जाता है, वो हेजिंग फंक्शन वर्क करता है। हेजिंग फंक्शन इज़ लाइक अ फॉरवर्ड मार्केट टू पार्टीज इन्वॉल्व इन दिस ट्रांज़ैक्शन। When exporter and importer enter into a agreement to sell and buy a currency on some future date at current price which fixed today। हेजिंग का वही होता है कि आपको सेव करना, ये फॉरवर्ड मार्केट की तरह ही काम करता है कि आपने फ्यूचर की चीज़, मतलब फ्यूचर में जो कोई ट्रांजैक्शन करनी है वो अमाउंट आज ही आपने फिक्स्ड कर लिया, जैसे कि आपको फ्यूचर में कोई भी अमाउंट में कुछ कम होता है या बढ़ता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस तरीके से इसमें दो इन्वॉल्वेशन होती है पार्टीज़ का। जैसे कि दो ही पार्टी होंगी तभी वर्क होगा ना, यूएस और इंडिया, या और भी, आप यूएस, चाइना, यूएस, अ, जापान, ऐसे अनदर कंट्रीज़, मतलब 2 पार्टीज़ चाहिए होती है एक ट्रांज़ैक्शंस को कंप्लीट करने के लिए। और इसके लिए एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर एक एग्रीमेंट बनवाते हैं सेल एंड परचेज़ का, जो कि फ्यूचर में कोई डेट दी होती है उसपे, और इसपे सब कुछ रिलायबिलिटी रहती है क्योंकि सारा कुछ ऑन पेपर रिटन में होता है कि जिससे कि कोई फ्रॉड के चांसेस नहीं होते। This purpose of hedging is done to avoid losses that might be caused due to exchange rate variation in the future. So guys, इसमें जो होता है, जस्ट वेट, जो भी वेरिएशंस होते हैं फ्यूचर में होने वाले, जो भी वेरिएशंस होते हैं उन सबको ये कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल, मार्केट कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, ठीक है, ऊपर जा रही है तो कोई दिक्कत ही नहीं, नीचे जा रही है तो क्या होता है, आज $1 30 का है और कुछ दिनों बाद $1 70 का हो जाता है। मीन्स पहले मुझे यूएस का $1 खरीदने के लिए ₹30 देने पड़ते थे, ठीक है, अब मुझे ₹70 देने पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे ₹40 एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो ये जो फ्लक्चुएशंस होती है, इन सबको हैंडल करने के लिए हेजिंग फंक्शन वर्क करता है। फीचर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, क्या क्या फीचर्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर? नॉन फिजिकल प्लेस, जैसा स्टार्टिंग में बताया, कोई इसका फिजिकल प्लेस नहीं होता। निफ्टी और सेंसेक्स की तरह सारा वर्क इलेक्ट्रॉनिकली होता है। लार्ज साइज ऑफ मार्केट, ये लार्ज साइज ऑफ मार्केट होती है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक तरीके से पैसा होता है, लिक्विडिटी ज़्यादा होती है इसके अंदर। और जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जितना शेयर मार्केट 30 दिन में कमाती है, उतना उसका 1 दिन का वॉल्यूम होता है, जो कि 5 ट्रिलियन तक होता है, जो कि 5.3 तक गया है। इतने ट्रिलियन तक इसका वॉल्यूम रहता है। 24 आवर्स मार्केट, 24 आवर्स तक ये मार्केट वर्क करती है क्योंकि ये सब कुछ सिस्टम के थ्रू हो रहा होता है, तो इसीलिए ये मार्केट 24 आवर्स तक वर्क कर सकती है। आप जब चाहे एंटर करके किसी भी कंट्रीज़ के आप करेंसीज को परचेज एंड सेल कर सकते हैं। मोस्ट लिक्विडिटी मार्केट इन इंडिया, सॉरी इन वर्ल्ड। मोस्ट लिक्विडिटी मार्केट इसीलिए है क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है मार्केट का, और इसमें सारी ट्रांजैक्शन करेंसीज की होती है, इसीलिए मोस्ट लिक्विडिटी मार्केट इन वर्ल्ड में आता है, या बोलते भी हैं इसको। ट्रांसपेरेंसी मार्केट, ये ट्रांसपेरेंसी मार्केट इसलिए होती है फॉरेक्स क्योंकि आपको पता रहता है कि क्या चीज़ें हो रही हैं। दो वे होते हैं पता करने के। पहला वे, जैसे कि आप गूगल पे सर्च करके कभी आप देख लेते हो ना कि
किसी भी डॉलर का प्राइस क्या है, पाउंड का प्राइस क्या है, अपनी कंट्री के प्राइसेस से कितना फ्लक्चुएट हो रहा है या आज कितना था, कल कितना है। मैंने यूएस का खरीद रखा है, तो मुझे पता है ना कि आज मेरा इतना कम हुआ, कल इतना बढ़ा, तो मुझे भी आइडिया है। और जो मेरा ब्रोकर है, वो भी मुझे अपडेट देता रहेगा। जब आप अपडेट माँगोगे या वैसे पे अपडेट देता रहेगा रोज़ के अपडेट्स कि आपके इतने फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, इतने ऐसे हो रहे हैं। तो सारा कुछ जो होता है 100% जो चीज़ें होती हैं, सारा ट्रांसपेरेंसी होती है। सबको कुछ आपको दिख रहा होता है, कुछ भी छुपा नहीं होता। सारा कुछ क्योंकि टेक्निकली नेटवर्क के बेसिस पे होता है, ठीक है? इंटरनेशनल नेटवर्क ऑफ डीलर्स, जो डीलर्स होते हैं वो इंटरनेशनल उनके नेटवर्क्स होते हैं, वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अपनी डीलिंग करते हैं और सारे नेटवर्क्स जो होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करते हैं। मोस्टली ट्रेडिंग इन डॉलर्स, मोस्टली जो ट्रेडिंग होती है इसमें डॉलर्स में होती है। वो डॉलर में ट्रेडिंग इसलिए होती है क्योंकि इंडियन करेंसी से डॉलर करेंसी हायर होती है और इसकी ज़्यादा यू कैन से लाइक हम दोनों एक दूसरी कंट्रीज के वो कर सकते हैं। लाइक $1 ₹72 का होता है, ठीक है? तो हायर ज़्यादा डॉलर पड़ जाता है। हम चाहे तो पौंड से भी कर सकते हैं, पर पौंड जानते हो 100 से कुछ ₹100 तक भी पहुंच जाता है, उससे ज़्यादा ही पहुंच जाता है। तो हमें डायरेक्ट पौंड से नहीं कर पाएंगे, पहले हमें डॉलर तक करेंगे, डॉलर से ट्रांजेक्शन करिए। अब डॉलर अमाउंट मेरा पड़ा है, अब उस डॉलर अमाउंट को लेके मैं पौंड में कन्वर्ट करूँगा, समझ रहे हो? तो इस तरीके से कन्वर्शन करते हैं और डॉलर में इसलिए ज़्यादा करते कर लेते हैं क्योंकि वो अ, एक तरीके से हायर अमाउंट में आ जाता है। डायनेमिक मार्केट, डायनेमिक मार्केट में जैसे कि मार्केट में कोई भी चेंजेस होते हैं, सप्लाई एंड डिमांड इकोनॉमिकली चेंजेस हो रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के या फाइनेंशियली कोई चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है? तो जो भी फ्लक्चुएशंस होती हैं वो डायनेमिक मार्केट में अंदर आ जाते हैं। लोअर ट्रेडिंग कॉस्ट, लोअर ट्रेडिंग कॉस्ट इसलिए होती है क्योंकि आप अपने स्मार्टफोन के थ्रू एप्लीकेशन ऑन करके भी इसको साइन इन कर सकते हैं और या चाहे तो आप किसी वेबसाइट्स पे जाके भी कर सकते हैं या ज़्यादा आपको डर लगता है, आपको ट्रेडिंग करना नहीं आता, बस आपके पास पैसे पड़े हैं, तो आप अपना एक पर्सनल ब्रोकर या आप गाइडर रख लो जिससे कि थ्रू वो आपकी सारी ट्रेडिंग करे, बस आपको पैसे देने हैं उसको। मीन्स पैसे आपके रहेंगे, बस वो फीस चार्ज करेगा अपनी। तो इसीलिए लोअर ट्रेडिंग कॉस्ट होती है ये। अपने आप ही कर सकते हो, फ्रीली जॉइन कर सकते हो, कोई वो नहीं है। बट जिसको पैसा अच्छा खासा है बट वो चाहता है मेरे को नॉलेज नहीं है, तो वो अपना डीलर या कोई ब्रोकर बुक कर लो, ठीक है? ये चीज़ होती है। मार्केट पार्टिसिपेट्स इन फॉरेक्स मार्केट और प्लेयर्स और फॉरेक्स मार्केट। सो गाइज़ इतने सारे प्लेयर्स होते हैं, क्या है ये देखते हैं। मीन्स ये कौन-कौन एक-एक मतलब कि हर एक चीज़ को एक-एक चीज़ सँभालते हैं। स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ सँभलती है। मीन्स ये उनके लिए सँभाला जाता है क्योंकि हर टाइप के इसमें लोग आ सके, जिसको नॉलेज है उस वो भी, जिसको नॉलेज नहीं है वो भी। Foreign exchange dealers. Foreign dealers are the biggest participants in the foreign forex market. They are also known as the broker dealers. Most forex dealers in the world are banks. It is the for the this reason that is the market in which dealers interact with one another is also known as the interbank market. However, these are some notable non-bank financial institutions also that deal in foreign exchange. जो फॉरेन एक्सचेंज में मेजरली जो वर्क होता है, जो भी एक्सचेंजिंग कराते हैं फॉरेन एक्सचेंज की, वो नॉट बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं या बैंक्स होते हैं। क्योंकि बैंक इसलिए होते हैं क्योंकि बैंक के थ्रू आप अपने एग्रीमेंट्स बन जाते हैं जो कि सारी श्योरिटी हो जाती है कि आपका फ्यूचर में कोई फ्रॉड नहीं होगा। तो इसमें जो भी फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स होते हैं वो ज़्यादातर जो भी ट्रेडिंग होती है वो बैंक के तरीके से होती है और बैंक उसमें मीडिएटर का वर्क प्ले करता है। इसीलिए सबसे मेन रीज़न यही है कि डीलिंग करने के लिए सबसे मेन चीज़ यही है, आपको एक बैंक जिससे कि आप ईज़िली अपनी ट्रेडिंग कर सकें। सारा खेल है रिस्क ना लेना, क्योंकि बैंक रहेगा तो आपका एग्रीमेंट बना रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है? ये चीज़ है कहने का मतलब। फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर, फॉरेन forex brokers act as a change. They help forex dealers to buy and sell. They do not put their own money in risk. They do brokers work for their fees and they are average between sellers and buyers, not sell or buy.
द फॉरेन करेंसी इट्स ऑन। जो फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकर्स होते हैं, उनका काम होता है लोगों के पैसे लेके उन पे ट्रेडिंग करना और उनको उनका प्रॉफिट देना। और जो वो काम जिस ये करते हैं, इसका वो एक फीस चार्ज करते हैं या इनका एक अमाउंट ऑफ मनी जो होता है वो ये चार्ज करते हैं। और ये अपना पैसा कभी नहीं लगाते, क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसे उनका काम सिर्फ यही होता है, एनालिटिक्स को देख के रिसर्च रोज करते हैं, एनालिटिक्स को देखते हैं कितना अप डाउन हो रहा है, उसके बेसिस पे लोगों पे पैसे लगाते हैं। इनको अपने पैसे से कोई, इनको सिर्फ एक ये सही बताऊं तो ये वो लोग होते हैं जिनको एक सैलरी बेसिस पे वर्क करते हैं, जो कि फीस चार्ज करते हैं और उसको अपना इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। ठीक है, ऐसा होता है ये। सेंट्रल बैंक्स, दिस सेंट्रल बैंक्स इंटरफेयर फॉर मेन रीजंस ऑफ एक्वायरिंग फॉरेन करेंसी। जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो एक तरीके से बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यही इंटरमीडिएटर का काम करते हैं, जो कि एक श्योरिटी होती है कि हमारी कोई भी फॉरेन ट्रेडिंग है वो एकदम सिक्योर एंड सेफ है। कॉमर्शियल बैंक्स, देयर आर द लार्ज नंबर ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स विच आर इंक्लूडेड इन फॉरेन फॉरेक्स मार्केट। जो कॉमर्शियल सारे लगभग बैंक्स के अंदर इंक्लूडेड हैं, क्योंकि उनको भी अपना मार्जिन मिलता है और आगे की जो भी फाइनेंशियल ट्रेडिंग होती है वो ज़्यादा अच्छी हो सकती है इससे। और कॉमर्शियल बैंक इसमें ज़्यादा रोल प्ले करते हैं, इनका अपना अच्छा प्रॉफिट मिलता है। हेजर्स, वो अवॉइड द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, दे यूज फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट टू रिड्यूस और एलिमिनेट रिस्क। वही है, हेजर काम यही होता है कि जो फ्यूचर में होने वाले कोई रिस्क है, उनसे कैसे अपने कस्टमर्स को बचाना है, तो उसके लिए ही हेजर्स वर्क करते हैं। और वो 2 ऑप्शन दे देते हैं कि एक फ्यूचर मार्केट होती है और एक ऑप्शन मार्केट होती है। तो इसके बिहाफ़ पे वो अ, उसके जो रिस्क होने वाले होते हैं, उनको एलिमिनेट करते हैं, जिससे कि उनके कस्टमर्स को ज़्यादा लॉसेस ना हो। Investors and borrowers. The investors need to purchase the currency of the market they are interested in. इनका इंटरेस्ट होता है सिर्फ कि जो भी करेंसी है उनको फटाफट परचेज कर लिया जाए। और जैसे सीधी सी बात है, इनको नॉलेज ज़्यादा होती है कि हाँ, इन्वेस्टर्स को पता होता है कि कौन सी डाउन होगी, कौन सी अप होगी, कौन सी मार्केट गिरने वाली है, कौन सी उठने वाली है, तो उस पे पे चीज़ें को परचेज कर लेते हैं। फॉरेन एक्सचेंज स्पेकुलेटर्स, जो फॉरेन एक्सचेंज स्पेकुलेटर्स होते हैं, स्पेकुलेटर्स आर द क्लास ट्रेडर्स हु हैव नो जेन्युइन रिक्वायरमेंट फॉर फॉरेन करेंसी, ही वांट्स प्रॉफिट। मीन्स कहने का मतलब ये है कि वो अपने जो भी उनके जो करेंसीज ले रखी होती है ना स्पेकुलेटर्स ने, उनको सिर्फ वो देखते हैं, जब उनको प्रॉफिट होता है तब वो उसको बेच देते हैं। सॉरी, जब उनको प्रॉफ़िट होता है तो उस चीज़ को होल्ड रखते हैं कि अभी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। और जब उनको लगता है लॉस हो रहा है तो वो फटाफट उस चीज़ को सेल आउट कर देते हैं कि उससे उनको लॉस ना हो। ठीक है? कॉर्पोरेट्स, कॉर्पोरेट सैटिस्फाइड नीड टू कन्वर्टेड फॉरेन एक्सचेंज फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़। जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वो सैटिस्फाई करते हैं, जो फॉरेन एक्सप्रेस की गुड्स एंड सर्विसेज होती है उनको ये देखते हैं, और ये मीन्स सारी चीज़ों को एक टेक्निकली वे में और एक सिस्टमैटिक वे में करते हैं, जिससे कि कोई दिक्कत ना हो। आर्बिट्रेजेस, आर्बिट्रेजेस इज द एक्ट ऑफ बाइंग द फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम वन मार्केट एंड सेल इट into another market. Profit motive, 2 point arbitrages, 3 point arbitrages, multi-point arbitrage। सो वो आर्बिट्रेजेस वो होते हैं जो अपना प्रॉफिट देखते हैं। मीन्स आज मान लो कोई आर्बिट्रेटर है, उसने कोई कंट्री की मान लो मैंने यूएस डॉलर्स खरीदे 70 रुपए के अंदर इंडियन करेंसी में, तो $1 खरीद ही लिया, तो 70 रुपए आज है, उनको पता है कि 4 दिन बाद इसका जो प्राइस है 50 हो जाएगा या मान लो 60 हो जाएगा। तो वो उसको उनको पता रह जाता है पहले ही कि उनकी एनालिटिक्स रिसर्च बहुत हाई होती है, तो वो फटाफट उसको सेल कर देंगे। और कुछ दिनों बाद जब वापस वो उनको पता वो भी पता होता है कि मार्केट कब गिरेगी, कब उठेगी। जब मार्केट उठने पे आती है, जब वो उसी प्राइस पे आ जाता है, ठीक है?
तो वो फटाफट उसको वापस खरीद लेते हैं। ठीक है? ये सिर्फ़ करते हैं अपने प्रॉफ़िट मोटिव के लिए। और ये करते क्या है कि 2 पॉइंट आर्बिट्रेचर्स, 3 पॉइंट आर्बिट्रेचर्स, इनका ये रोल होता है कि आज मैंने इंडिया का हूँ मान लो, तो मैंने यूएस के कोई करेंसी खरीदी है। अब उस करेंसी को अब मुझे लग रहा है कि अब मुझे जापान में बेचूँगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा, तो मैंने उस कंट्री में बेच दिया। तो जितने भी कंट्रीज़ में जॉइन होती रहेगी, मान लो मैं जितनी कंट्री में बेचता रहूँगा ऐसे करके, जितनी चेन बनेगी, जितने लोग पास पहुँचेगा वो। तो वो होता है 2 लोगों के पास पहुँचा तो 2 पॉइंट आर्बिट्रेचर्स, 3 के पास पहुँचा 3 पॉइंट आर्बिट्रेचर्स, और मल्टीपल लोगों के पास पहुँचा तो मल्टीपल पॉइंट आर्बिट्रेचर्स कहते हैं, जिनको अपना प्रॉफ़िट देखते हैं सिर्फ़ वो, तब उसको सेल एंड परचेज़ करते हैं। ट्रांज़ैक्शंस इन दिस इंटरबैंक मार्केट, टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस। ये आप सभी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। क्वेश्चन कभी आता है ट्रांजैक्शंस इंटरबैंक के लिए, तो टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पूछे या टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन पूछे, इन तीनों में ये 5 चीज़ें आएँगी, तो ये सेम होता है, क्वेश्चन घुमा सकता है, तो इसलिए बता रहा हूँ, ये क्रॉस चेक करा रहा हूँ। ऑप्शन ट्रांजैक्शंस, स्वैप ट्रांजैक्शंस, स्पॉट ट्रांजैक्शंस, फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस। ठीक है? Spot transactions. Spot transaction, the transactions of a short time period, it's generally 2 days delivery per transactions. There is valid only two parties who's transacting, the date and settlement is known as the value date. वही होती है कि जल्दी से कोई 2 दिन के अंदर हमने कोई ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट कर ली और उस ट्रांज़ैक्शन को जो डेट होती है उसको वैलिड डेट के नाम से जानते हैं। फॉरवर्ड ट्रांज़ैक्शन वही होती है जो हम फ्यूचर की ट्रांज़ैक्शन आज ही कर लेते हैं, जिसमें कि आज का जो प्राइस होता है, उसी प्राइस पे हमें फ्यूचर में रिटर्न मिलेगा, और हमारे जो फ्लक्चुएशन आने वाली होती है प्राइसेस में, उसका हमें कोई डर नहीं होता है, और ये 90 डेज़ के लिए होता है, जो ऑलमोस्ट 3 मंथ के लिए। और इसको आप और एक्सटेंड करना चाहते हो फॉरवर्ड ट्रांज़ैक्शन वाले सेशन में, तो इसको आप और जैसे कि 6 महीना कराना है, 1 साल कराना है, तो उसपे एग्रीमेंट्स बनते हैं, और डॉक्यूमेंट्री कुछ चीज़ें होती हैं, उसको कंप्लीट करने के बाद उसको और एक्सटेंड कर सकते हो। आपको प्रॉफ़िट दिखता है तो उसके अंदर। स्वैप ट्रांज़ैक्शंस, स्वैप ट्रांज़ैक्शंस क्या होते हैं? इट मीन्स स्पॉट सेल्स एंड फ्यूचर रिपर्चेज़ेस बट इन अ सिंगल ट्रांज़ैक्शन। Simultaneous purchase and sales in one agreement and contract. We sell the currency today but we purchase it again in future. 48% transactions. This transaction is done today and in future same exchange rate, in the value depreciation in the helpful and profitable. स्वैप ट्रांजैक्शंस होती हैं कि जो भी चीज़ हमने स्पॉट सेल्स होती है उनमें खरीदी और उसी को फ्यूचर में रिपर्चेज कर लेना। मीन्स जब हमें लगता है कि ये चीज़ अब खरीदनी चाहिए, मीन्स मैंने कोई चीज़ खरीदी 80 रुपीज़ में, और वही चीज़ बीच में डाउन हो गई, फिर मैंने वापस वो मार्केट में अच्छे चीज़ पे बिकी, मतलब कि मैंने अपना जो तरीके से मान लो अपना मैंने शेयर मैंने किसी को बेचा, और फिर मैंने उसको वापस रिपर्चेज कर लिया, मतलब उसको बेचा और उसी वही शेयर मैंने वापस खरीद लिया। क्यों खरीद लिया? क्योंकि मेरे को उसमें प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है? तो ये होता है इसके अंदर, और इस टाइप के जो लोग होते हैं स्वैप ट्रांज़ैक्शन जो करते हैं, वो 48% ट्रांज़ैक्शन ऐसी होती रहती है, जो फ्यूचर जो बेच देते हैं फिर वापस फ्यूचर में खरीद लेते हैं। क्योंकि उनको पता होता है किस टाइम पे हमें खरीदना है, किस टाइम पे हमें बेचना है। और ये ट्रांज़ैक्शंस आज की ट्रांज़ैक्शन होती है, और फ्यूचर में उनको आइडिया होता है, और इसी को सेम एक्सचेंज रेट कहते हैं। मतलब उसी एक्सचेंज पे खरीदते हैं। मतलब उनको प्रॉफ़िट भी उस टाइम नहीं होगा ना लॉस होगा। मतलब 70 में चीज़ खरीदी तो 70 में उसको रिटर्न शेयर वापस कर लेना है। और इसमें थोड़ी बहुत वैल्यू डेप्रिसिएशन होती है, बट वो अपनी प्रॉफ़िटेबल वे में निकाल लेते हैं, और इन सब का ओवरऑल दिमाग चलता है सिर्फ़ कि शेयर्स को कब डाउन करना है, कब अप करना है और कब खरीद लेना है। Future market. Future market, it is a market where forward contracts are made for standardized currency amount, selecting calendar dates, selecting markets. जो फ्यूचर मार्केट होती है वो फ्यूचर में जो चीज़ होने वाली है वो आज के टाइम फिक्स कर लेते हैं, वही अमाउंट फिक्स कर लेते हैं, वो फ्यूचर में
जो मुझे फ्लक्चुएशंस नहीं चाहिए, रिस्क बेयरिंग नहीं चाहिए। और इसमें जो स्टैंडर्डाइज़्ड करेंसी होती है और कैलेंडर डेट्स पे स्पेसिफाइड होता है। और इसके कुछ सेलेक्टेड मार्केट्स हैं, लंदन में है, न्यूयॉर्क में है, चिकागो, सिंगापुर एक्सेट्रा और भी मार्केट्स हैं। ऑप्शन, इट इज़ अ मार्केट वेयर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर साइन्ड बट द परचेज़र हैज़ द ऑप्शन टू बाय और सेल द सेलेक्टेड currency on selected time. Fees is more than the future. The buyers has right to refuse the dealing if he not wants to deal with. मान लो जैसे कि फॉरवर्ड मार्केट होती है जिसमें कि हमें फ्यूचर की जो भी फ्लक्चुएशंस होने वाली होती हैं वो आज के बेसिस पे हम फिक्स कर लेते हैं। बट ऑप्शन में क्या होता है कि मान लो आपका कोई शेयर है, वो मतलब आपका कोई करेंसी प्राइस है 80 रुपीज़, वो फ्यूचर में 85 हो गया, 90 हो गया, बढ़ता जा रहा है। आपको लग रहा है यार ये तो बढ़ता जा रहा है, मेरे को ना एक काम करना चाहिए, मुझे ऑप्शन चूज़ करके फटाफट ना अपने शेयर को बढ़ा लेना चाहिए। जो करंट प्राइस चल रहा है उसके बिहाफ़ पे मुझे मेरा इंटरेस्ट या मेरे को प्रॉफ़िट मिले। तो इसमें क्या होता है, आप जब चेंजेस कराते हो तो उस टाइम जब चेंजेस कराते हो तो उसको कुछ फ़ीस पे करनी होती है। क्योंकि आप आपका एग्रीमेंट कटेगा, फिर वापस री-एग्रीमेंट बनेगा, तो उसकी जो फ़ीस होती है वो होती है। इसमें या कभी-कभी लॉस के टाइम भी आप कर सकते हो। तो ऑप्शन में ये होता है कि आपके पास ऑप्शन होता है कि हाँ, मेरे को अब प्रॉफ़िट लग रहा है तो मैं फटाफट चेंजेस करा सकता हूँ। बस आपको फ़ीस पे करनी होती है। और इसके अंदर वो लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है कि जो लोग सोचते हैं कि जो मेरे को सेम चीज़ें नहीं करनी है। मीन्स आज जो प्राइस है वो फ्यूचर में बढ़ने वाला है तो मुझे फटाफट बढ़ा लेना है, और घटने वाला है तो घटा लेना है। मीन्स ओवरऑल वो ये चीज़ देखते हैं कि इसमें एक चीज़ नोटिस करना कि इसमें ना हर एक टाइप के बंदे आ सकते हैं। जिसको नॉलेज है वो भी और जिसको नॉलेज नहीं है वो भी। जिसको प्रॉफिट लगता है कि अब मार्केट चलेगी, इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ नॉलेज भी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये नहीं हो पाता। ऑप्शन वाले में। क्योंकि ऑप्शन में आपने चेंज किया 85 तक गया, वो मार्केट में दिखाने के लिए सिर्फ किया था और 90 हुआ एकदम से डाउन हो गया। तो आप लॉस में चले गए ना। तो वही लोग करते हैं जिनको थोड़ी नॉलेज इसमें होती है ऑप्शन में। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फॉरेक्स मार्केट। इसमें एडवांटेजेस अगेन देखते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी कि आप इज़िली कोई भी चीज़ों को कर सकते हो, आपको सारी चीज़ें पता है, कौन सी चीज़ें क्या वर्क करती हैं और सारा कुछ आपके साथ ही मतलब आपके आस-पास ही रहता है। मीन्स सब टेक्निकली है तो आपको सब नॉलेज रहती है। और 24 आवर्स ऑपरेशंस होते हैं, कभी भी आप इसमें जॉइन हो सकते हो क्योंकि ये सब टेक्निकली हो रहा है। और आप सारा कुछ ऑफलाइन मोड पे तो है ही नहीं, तो सब कुछ ऑनलाइन कभी भी सिस्टम पे नेटवर्क पे आके चेकिंग कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी है, जैसे मैंने पहले बताया सारा कुछ नेटवर्क बेसिस है तो ट्रांसपेरेंसी सब कुछ आपको पता रहता है। आपके डीलर्स जो ब्रोकर्स होते हैं सब कुछ आपको डिटेल्स देते रहते हैं। लास्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम इन होल वर्ल्ड, ये होल वर्ल्ड का लास्ट ट्रेडिंग वॉल्यूम है जो कि 5 बिलियन ट्रिलियन से ऊपर तक का है, जो कि 5.3 तक भी गया था। मोर लिक्विडिटी, सारा काम कैश और लिक्विडिटी करेंसीज में होता है तो इसीलिए मोर लिक्विडिटी है, सबसे हायर लिक्विडिटी होती है क्योंकि इसमें हायर अमाउंट में चलता है। ट्रेडिंग ऑप्शन, फॉरेक्स मार्केट प्रोवाइड अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑप्शंस, फॉरेक्स इन्वेस्टर्स हैज चॉइस टू इन्वेस्ट। इसमें हर एक टाइप के, जैसा मैंने बताया, इंसान आ सकता है जिसको प्रॉफिट कमाने आना है, जिसको लॉस का डर रहता है, जिसको नॉलेज ही नहीं है, जिसको नॉलेज है बहुत। हर एक टाइप का इंसान इसके अंदर आ सकता है, अपने हिसाब से कोई भी चीज़ चूज़ करके वो जितनी सारी मैंने अलग-अलग वो फीचर्स, फंक्शंस बताए उसके बिहाफ़ पे वो अपनी चीज़ें समझ के इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकता है। हर टाइप के लिए ये चीज़ें बेस्ट हैं। अदर फीचर्स भी है इसमें। अदर फीचर्स में जैसे कि आजकल बहुत सारे वो भी हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे गाइडर्स हैं जो गाइड करते हैं, या आप कोई गूगल पे भी सर्च करके रोज़ के अपडेट्स जान सकते हो। आजकल इन सब पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रखी है, मतलब आजकल के जो सोशल मीडिया पे लोग हैं। डिसएडवांटेजेस इन फॉरेक्स मार्केट, क्या डिसएडवांटेजेस हैं?
काउंटर पार्टी रिस्क, लेवरेज रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क। डिसएडवांटेजेस ये रहते हैं कि यार जैसे कभी बैंक करप्ट हो जाता है या वो होता है, बैंक करप्ट हो गया या फ्रॉड हो गया आपके साथ। मीन्स फ्रॉड तभी हो पाता है जैसे कि आपने कोई भी कहीं से भी आजकल क्या है कि फेक चीज़ें बहुत ज़्यादा खुल रही हैं। कोई भी ऐप है उसका फेक वर्ज़न निकलना है, कोई वेबसाइट है आपको लगा कि ये तो ट्रेडिंग वेबसाइट है, आपने सारा अमाउंट उसमें दे दिया और बाद में पता चला कि वो रात तक में वो सिर्फ़ कुछ टाइम के लिए वो वेबसाइट चल रही थी, उसके बाद आपको सेम लगा कि आज आपने कोई ये वाली वेबसाइट खोली, उस पर डॉट कॉम था, इसमें डॉट इन है या कुछ हल्का-सा चेंज है। तो उस चक्कर में आपको माइनर चेंज आपको पता नहीं चला, क्योंकि आप कोई कोई भी है वो इतना मायने देखता नहीं है कि वेबसाइट पे कॉम लिखा है या इन लिखा है या एस लिखा है, टी लिखा है। तो ऑफ़िशियल कभी-कभी ये रैंक करा के अनऑफ़िशियल को उसमें पैसे लेके फ्रॉड कर देते हैं, ठीक है? तो इन सब चीज़ों के लिए गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा अवेयर है और इसके अंदर जैसे टेक्निकली इश्यूज़ को देखा जाता है, बट वो टेक्निकली इश्यूज़ अब बहुत ज़्यादा माइनर हो गई हैं, क्योंकि जब से इसमें बैंक का इन्वॉल्वेशन आया है, तो सारा कुछ आप एग्रीमेंट के थ्रू बना सकते हो, जिससे कि आपके पास सारे प्रूफ्स होते हैं कि आप इज़िली इस चीज़ को आपके पास है और आपका कोई फ्रॉड नहीं होगा फ्यूचर में। बट ये है कि थोड़ा बहुत फ्रॉड हो सकता है। मान लो जिस जिस बैंक से आपने किया है, कभी वो बैंक करप्ट हो गया, पूरा बैंक के पैसे लेके चले गए, या हो जाता है कभी-कभी। बस वो रेयर ही चांसेस है, बट ये ऑप्शंस होते हैं तो इनको बताना पड़ता है, डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉरेक्स मार्केट। गाइस इसमें बिब्लियोग्राफी है जो कि मैंने जो डेटा लिया है बिज़नेस जागरण डॉट कॉम से लिया है, इन्वेस्टर पीटीडिया से लिया है, बाय एडम हेयर्स, रिव्यूड बाय गॉर्डन स्कॉट और 23 फ़ैब को 2021 में अपडेट किया था डेटा। तो मैंने सारा करंट डेटा लिया था और सारा कुछ एक्सप्लेन किया था उसके अंदर, और सारे जो नोट्स वगैरह थे अपने आप ही बनाए हैं। यूट्यूब इंडिया डॉट कॉम से भी कुछ वीडियोज़ के थ्रू मतलब कंटेंट लिया है, पेपर तैयारी डॉट कॉम से। तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ से ली है गाइज़, और ओवरऑल ये वीडियो सिर्फ़ एक एंटरटेनमेंट क्या बोल रहा हूँ मैं अभी? ये जो ओवरऑल जो वीडियो है गाइज़, ये वीडियो पूरी आपको मज़ा आया होगा समझने में कि क्या होता है फॉरेक्स ट्रेडिंग या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, और या एफएक्स क्या होता है, करेंसी मार्केट क्या होती है, आपको ईज़िली क्लियर हो गया होगा आई होप। गाइज़ वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल का नोटिफ़िकेशन जो होती है वो ऑल पे कर देना। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। एंड वीडियो अच्छी लगने पे लाइक कर देना और शेयर ज़रूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? आपको कोई भी डाउट हो, वो डाउट आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, मैं उसका रिप्लाई दूँगा जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, ठीक है? और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़, मतलब एजुकेशन इंटरेस्टिंग वीडियोज़, हर वीडियो मेरे लिए इंटरेस्टिंग होती है और मैं आप सभी के लिए भी सोचता हूँ कि इंटरेस्टिंग वे में प्रेज़ेंट करूँ। तो आप सभी के लिए नई वीडियो मिलेगी ऐसी, तो गाइस सपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही।